नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में। मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर लक्ष्य सीरीज में एक नई वीडियो। दोस्तों, लक्ष्य सीरीज में हम बात कर रहे हैं विजन आईएएस के पीटी 365 की। तो दोस्तों, विजन आईएएस की पीटी 365 जो होती है वह परीक्षा के अंत में लगभग जब परीक्षा 2 महीने 3 महीने बचता है तभी विजन आईएएस कोचिंग संस्थान द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है पीटी 365, और जो कि दोस्तों साल भर के करंट अफेयर्स को समराइज करके बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया जाता है इसमें। तो इसी में हम इंटरनेशनल सेक्शन को लेकर हाजिर हैं, और इंटरनेशनल सेक्शन में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया और फिलीपींस की। यानी कि आज दुनिया के नक्शे को हम लेके चलते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया में, जहां पर भारत के साथ इन चारों देशों को जोड़ करके देखेंगे कि इनकी आखिर न्यूज क्या बन रही है इस साल। ठीक है, और साथ ही बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियों की, कुछ की टर्म्स की, कुछ शब्दावलियों की जो साल भर चर्चा में रही। तो दोस्तों, चैनल पर जो है अगर आप नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि जो चैनल पर वीडियोस अपलोड होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है कंपटीशन वॉर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक, जहां पर डेली बेसिस पर द हिंदू और पीआईबी के जो न्यूज हैं वो हिंदी में आपके लिए शेयर की जाती है। तो बहुत सारे लोग टेलीग्राम पर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, आप भी देर मत कीजिए, टेलीग्राम पर जुड़िए और डेली टू डेली जो करंट अफेयर्स शेयर की जाती हैं उसका लाभ उठाइए। दोस्तों, तो समस्त जानकारियों के बाद अब आइए बात करेंगे हम भारत वियतनाम रिलेशनशिप से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि भारत और वियतनाम का जो रिलेशन है उसमें आखिर सुर्खियां क्या रही। ठीक है, ओके, तो आइए चलिए बात करेंगे सुर्खियों की। तो दोस्तों, भारत और वियतनाम में सुर्खियां देख लेंगे हम। दोस्तों, सुर्खियों में बात करें तो भारत और वियतनाम ने पारंपरिक लॉजिस्टिक समर्थन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और दोस्तों देखिए, अन्य संबंधित तथ्यों में जो भारत और वियतनाम के बीच पारस्परिक लॉजिस्टिक समझौता हुआ है उसमें क्या है कि दोनों देशों की सेनाएं मरम्मत और विभिन्न मदों की पुनः पूर्ति के लिए एक दूसरे के सैन्य अड्डों का उपयोग कर सकेंगी। यानी कि भारतीय सेना और वियतनामी सेना अब एक दूसरे देश के जो सैनिक जो पोर्ट्स हैं उनमें जो है जो सैन्य अड्डे हैं उनका इस्तेमाल कर सकेगी। जैसे उन्हें लॉजिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है या फिर भोजन वगैरह की, रसद की जो भी जरूरत पड़ती है, पेट्रोल की, तो वो एक दूसरे के सैन्य अड्डों से ले सकेंगे। तो इसको लेकर के एक पारस्परिक लॉजिस्टिक समर्थन समझौते पर हस्ताक्षर दोनों देशों द्वारा किया गया है। दोस्तों, यह जो पारस्परिक लॉजिस्टिक सहायता पर समझौता ज्ञापन है उसमें वियतनाम द्वारा किसी देश के साथ किया गया ऐसा पहला बड़ा समझौता है। तो वियतनाम ने अभी तक किसी भी देश के साथ लॉजिस्टिक्स के समर्थन को लेकर के इतना बड़ा समझौता नहीं किया था, जो कि पहला ही समझौता वो कर रहा है भारत के साथ। अन्य सुर्खियों और समझौतों की बात करें इससे पहले देख लेंगे, एक शब्दावली आई दोस्तों, लॉजिस्टिक समझौते। तो इसको देखेंगे दोस्तों, प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं, ये जो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स होते हैं वह प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं, और ये दोस्तों ईंधन के आदान प्रदान के लिए सैन्य सुविधाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करती हैं। और साथ ही दोस्तों ये लॉजिस्टिक्स सहायता को सरल बनाने के लिए आपसी सहमति का प्रावधान भी करती हैं। यानी कि लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए एक दूसरे के जो पारस्परिक विश्वास है उसमें बढ़ोतरी होती है इस तरह के समझौतों से। दोस्तों, भारत ने क्वाड के सभी देशों के अलावा फ्रांस, सिंगापुर और साउथ कोरिया के साथ कई लॉजिस्टिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और क्वाड, अगर आपसे पूछा जाए कि क्वाड क्या है, तो क्वाड आप याद रखना कि चीन के शक्ति को संतुलित करने के लिए हिंद महासागर में और प्रशांत महासागर में, यानी कि साउथ चाइना सी हुआ, जो पैसिफिक ओशियन हुआ, या फिर जो इंडिया की टेरिटरी होती है हिंद महासागर, उसमें चीन की शक्ति को संतुलित करने के लिए 3-4 देशों द्वारा मिल करके एक सैन्य संगठन टाइप का बनाया गया है, जिसको सैन्य संगठन तो औपचारिक रूप से नहीं घोषित किया गया है, लेकिन वो अनौपचारिक रूप से सैन्य संगठन ही है, क्योंकि उसको दोस्तों एक बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त है यूएसए की, अमेरिका की, यूएसए की, जापान की, ऑस्ट्रेलिया की,
ठीक है, और उसमें शामिल है अपना देश, हमारा प्यारा भारत, ठीक है, इंडिया। तो यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मिलकर बनाते हैं क्वाड ग्रुप को, ठीक है दोस्तों। तो चीन की शक्ति को संतुलित करने के लिए क्वाड ग्रुप्स बनाए गए हैं। तो भारत ने क्वाड के सभी देशों के अलावा फ्रांस, सिंगापुर और साउथ कोरिया के साथ भी कई लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, समझौतों पर हस्ताक्षर कर लिया है। तो क्वाड आपको कंफर्म हुआ, लॉजिस्टिक जो एग्रीमेंट्स होता है वो भी कंफर्म हुआ। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ अन्य महत्वपूर्ण समझौतों की यहां पर बातचीत की जाएगी। तो रक्षा सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से भारत वियतनाम रक्षा साझेदारी 2030 के लिए एक संयुक्त विजन डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर भी किया गया है, ये आप लोग याद रखना। और दोस्तों साथ ही वियतनाम को दी गई $500 मिलियन की डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा, यानी कि भारत द्वारा $500 मिलियन की डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो वियतनाम को दी गई है और उसको अंतिम रूप में है और उसको बहुत ही जल्दी कर लिया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों भारत के रक्षा मंत्री ने बौद्ध मंदिर ट्रॉन कोट पैगोंडा का दौरा किया जो कि वियतनाम में है, और यह दोस्तों श्रद्धेय मंदिर सदियों पुरानी सभ्यता और लोगों के आपसी संबंधों की पुष्टि करता है। तो ट्रॉन कोट को पैगोंडा मंदिर अगर आपसे पूछे तो कहाँ है, तो आप लोग याद रखना कि वियतनाम के अंदर है ट्रॉन कोक क्रोक पैगोंडा मंदिर, ठीक है। तो इसका दौरा भारत के रक्षा मंत्री ने अभी अभी किया है। तो ये चीज आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत और वियतनाम के जो संबंध है उसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप वियतनाम का मैप देखना, ये वियतनाम की राजधानी हनोई और वियतनाम के बगल में गल्फ ऑफ टोकिन है, टोकिन की खाड़ी है, और ये पूरा दोस्तों साउथ चाइना सी है, ठीक है। ये वियतनाम आपको दिख रहा है और वियतनाम की ये पूरा काफी बड़ा कोस्टल एरिया साउथ चाइना सी के साथ वियतनाम शेयर करता है। और उत्तर में जब आप देखेंगे वियतनाम के तो चाइना है जो दादा बनता है, अपने आप को दादा समझता है साउथ चाइना सी के अंदर। तो वियतनाम से जो समुद्री बाउंड्रीज हैं उसको और लैंड बाउंड्री को भी लेकर के काफी बड़ा डिस्प्यूट रहता है चाइना के बीच में। और साथ ही दोस्तों वियतनाम से बाउंड्री लगती है कंबोडिया की, और लागोस यहाँ पर आप देख रहे हैं, थाईलैंड भी देख रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण देश हैं। आपको समझ में आया होगा कि जो दक्षिण पूर्व एशिया है वहीं पर पड़ता है जो है वियतनाम, ठीक है। आइए बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। दोस्तों भारत और वियतनाम का लगभग 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बाइलेटरल ट्रेड है, और भारत दोस्तों कई कार्यक्रमों के जरिए वियतनाम के साथ भागीदारी बढ़ाने की दिशा में प्रयासरत है। और उदाहरण के लिए जैसे मेकांग गंगा परियोजना है, और भारत तकनीकी और आर्थिक सहयोग और ETEC पहल है। तो दोस्तों भारत और मेकांग गंगा परियोजना है, तो गंगा तो इंडिया की नदी हो गई, इंडिया की, और जो मेकांग है वह म्यांमार में इरावदी और साल्वीन नदियों के बीच एक नदी और बहती है जिसको मेकांग बोलते हैं। और मेकांग दोस्तों जो दक्षिण पूर्व एशिया है इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। तो इसी को ये दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं उनमें बहती है, तो इसी को भारत की गंगा और मेकांग को मिला करके कुछ सहयोग इन देशों का भारत के साथ किया जाना है, तो इसलिए मेकांग गंगा सहयोग परियोजना इसको कह देते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, साथ ही बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व व्यापार संगठन के अलावा आसियान, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, मेकांग गंगा सहयोग, एशिया यूरोप मीटिंग्स, जैसे एसिम्स बोलते हैं एशिया यूरोप मीटिंग को, और जैसे विविध क्षेत्रीय मंचों पर भारत और वियतनाम एक दूसरे के सहयोगी बने हुए हैं। तो इन जो अंतरराष्ट्रीय मंच हैं उन पे सदस्यता साझा करते हैं भारत और वियतनाम। दोस्तों वियतनाम और भारत के बीच कुछ सांस्कृतिक जुड़ाव भी है, ठीक है, इसको देखेंगे। दोस्तों बौद्ध जो भिक्षु महाजावक और कल्याण कुरियारेन को दूसरी शताब्दी ईस्वी के दौरान वियतनाम में बौद्ध धर्म की स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है। तो ये जो बौद्ध भिक्षु हैं महाजावक और कल्याण कुरियारे, इनको आप याद रखना, ये दो बौद्ध भिक्षु हैं जिनको वियतनाम के अंदर बौद्ध धर्म की स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है। कब? दूसरी शताब्दी
ईसा पूर्व में। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। साथ ही दोस्तों महात्मा गांधी और हो ची मिन्ह को क्रमशः भारत और वियतनाम में राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है। तो हो ची मिन्ह जो है वो वियतनाम में वही हैसियत रखते हैं जो भारत के अंदर बापू गांधी रखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इतना वियतनाम से जुड़ा हुआ था। वियतनाम का इतना आपको कैसा लगा, इतनी जानकारी आपको कैसी लगी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहा करिए, और ये सब आपके लिए मैं इस तरह की वीडियोस और भी लेके आता रहूंगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, अब बात करेंगे भारत और थाईलैंड की। तो भारत और थाईलैंड में देख लेते हैं कि सुर्खियां क्या महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों भारत और थाईलैंड जो है वह अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं। तो राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ जो है भारत और थाईलैंड मना रहे हैं। तो थाईलैंड की जो लोकेशन है, आप दक्षिण पूर्व एशिया में ये यहां पर देखेंगे, बगल में मैप इसीलिए दिया जाता है ताकि आपको लोकेशन जो है संबंधित देश की क्लियर रहे। तो थाईलैंड की लोकेशन आप पूरा ध्यान रखना। थाईलैंड की राजधानी है दोस्तों बैंकॉक, और बैंकॉक बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, और ये बाउंड्री बना देता हूं, आप देख लेना, ये बैंक पूरा आपका थाईलैंड हो गया। ठीक है, अंडमान सी देखकर आप समझ गए होंगे कि भारत के पूर्व तरफ ही स्थित है थाईलैंड। तो दक्षिण पूर्वी एशिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ दक्षिण पूर्व एशिया का ही एक देश है थाईलैंड, जो म्यांमार के बगल में ही, ये म्यांमार है, म्यांमार के बगल में ही है थाईलैंड। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखना। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे भारत और थाईलैंड संबंधों में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ के कुछ सुर्खियां देखेंगे। तो बात करें दोस्तों 2021-22 में, तो द्विपक्षीय जो व्यापार है भारत और थाईलैंड के बीच, वह बढ़कर अब तक का सर्वाधिक हो गया, यानी कि लगभग 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है भारत और थाईलैंड का द्विपक्षीय यानी कि बायलैटरल ट्रेड। और दोस्तों थाईलैंड ने 1997 में लुक वेस्ट की नीति शुरुआत की, और दोस्तों इसमें भारत द्वारा 1991 में शुरू की गई जो लोकिस्ट पॉलिसी थी उसको ध्यान में रखा गया था, यानी कि थाईलैंड के लिए, जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं उसके लिए हम एक नीति पर काम करते हैं, लुकिस्ट पॉलिसी, जिसको 2014 के बाद एक्ट ईस्ट नाम दे दिया गया। यानी कि लुकिस्ट जब तक था तो ऐसा मतलब आभास होता था कि हम सिर्फ दक्षिण पूर्व एशिया की बात करते हैं, लेकिन एक्ट ईस्ट कब आया? 2014 में, जब देश में केंद्र में सरकार बदली और बीजेपी के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में जो सरकार बनी, उसमें जो है लुकिस्ट को एक्टिस्ट बना दिया गया, और उस पर और बहुत सारे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंधों को अच्छे बनाने के लिए समझौते और कार्य भी हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लुकिस्ट पॉलिसी के ही जो है हिसाब से लुक वेस्ट की नीति, क्योंकि हम लोग पश्चिम में स्थित हैं थाईलैंड के, तो हमारे लिए लुक वेस्ट की नीति का पालन करता है थाईलैंड, जो कि 1991 में शुरू किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत और थाईलैंड यानी कि दोनों देशों के बीच निम्नलिखित कनेक्टिविटी से संबंधित परियोजनाओं का संचालन भी किया जा रहा है। तो ये जो कनेक्टिविटी परियोजनाएं हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखना। तो दोस्तों भारत, म्यांमार और थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग है एक, जो इस पर बहुत जोरों से काम चल रहा है। तो भारत, म्यांमार, थाईलैंड, क्योंकि म्यांमार थाईलैंड से पहले पड़ता है, भारत का जस्ट पड़ोसी, भारत से बाउंड्री शेयर करता है। म्यांमार थाईलैंड से भारत कोई बाउंड्री नहीं शेयर करता। तो थाईलैंड से अगर कनेक्टिविटी बनानी है आपको, तो आपको लैंड रूट से जाना है, तो फिर म्यांमार को जरूर शामिल करना होगा। तो दोस्तों भारत और म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग की भी बात की जा रही है, उसका निर्माण किया जा रहा है। और साथ ही एशिया व प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग जो है, उसके तहत एक एशियाई राजमार्ग नेटवर्क पर भी काम चल रहा है। साथ ही दोस्तों बिम्स्टेक जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है, उसके फ्रेमवर्क के तहत बिम्स्टेक ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स स्टडी आदि भी इस पर किया जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण जो परियोजनाएं हैं भारत और थाईलैंड के लिए, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, और दोस्तों एक महत्वपूर्ण जो जुड़ाव है हमारा भारत का और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का, एक सांस्कृतिक और रिलीजियस कनेक्टिविटी है, जिसमें बौद्ध धर्म आ जाता है। तो दोस्तों बौद्ध धर्म जो है वह दोनों देशों के मध्य एक जो संपर्क है
उसके लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है बौद्ध धर्म। और यही कारण है कि दोस्तों लाखों की संख्या में बौद्ध भिक्षु थाईलैंड से लुम्बिनी यानी कि नेपाल में है लुम्बिनी, और जहां पर भगवान महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। भगवान तो धार्मिक रूप से कंसीडर हुए, लेकिन ये एक महान संत हुए हमारे देश के, जिन्होंने एक धर्म चलाया, परंपरा चलाई, जिसको बौद्ध धर्म परंपरा बोलते हैं। और आज भी बहुत संख्या में लोग फॉलो करते हैं बौद्ध धर्म, और दुनिया के काफी बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्री, इवन की चाइना भी अपने आप को बुद्धिज्म कंट्री के रूप में क्लेम करता है। ठीक है, और जापान तो एक विकसित देश है, वो भी बुद्धिस्ट कंट्री है। तो दोस्तों जो थाईलैंड के लोग हैं वो लुम्बिनी, बोध गया और सारनाथ जो कि बनारस में, बोध गया गया में है जो कि बिहार में, और कुशीनगर जहां पर महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था, जैसे जो तीर्थ स्थल हैं वहां पर दर्शन के लिए थाईलैंड के लोग आते रहते हैं। लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, ये आप लोग याद रखना। बौद्ध गया में इनको गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, और सारनाथ में इन्होंने फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा, अपना जो पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया था वह सारनाथ में दिया था। सारनाथ दोस्तों बनारस में एक जगह है। और कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी कि इनकी जो मृत्यु हुई थी महात्मा बुद्ध की, वह कुशीनगर में हुई थी। तो जो महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए स्थल हैं उनका दर्शन करने के लिए वैसे तो पूरी दुनिया से लोग आते हैं, लेकिन जो ये थाईलैंड है, म्यांमार है, थाईलैंड है, और ये देश तो जरूर से जरूर आते हैं, क्योंकि इन्होंने इस परंपरा को अपनाया भी है। दोस्तों दोनों देश भारत थाईलैंड निम्नलिखित संगठनों में घनिष्ठ भागीदारी निभाते हैं, जैसे आसियान हुआ जो कि दक्षिण पूर्वी जो एशियाई देश हैं 10 देश, उनका संगठन है आसियान। और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं दोनों देश। बिम्स्टेक, मैंने बताया कि बे ऑफ बंगाल जो बंगाल की खाड़ी है उसके आसपास के जो देश है उसको मिलाकर के एक संगठन बनाया गया बिम्स्टेक, उस पर मंच साझा करते हैं। साथ ही मेकांग गंगा सहयोग की बात हमने की ही, उस पर भी मंच साझा करते हैं भारत और थाईलैंड। और इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन जो है आयोरा, उसमें भी दोनों देश मंच साझा करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों भारत और थाईलैंड के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी थी। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत के साथ थाईलैंड और वियतनाम के पर्सनल जो रिलेशंस थे वे सुर्खियों में क्यों थे, इसकी बात हमने की। उसके बाद दोस्तों अब आइए बात करते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया से जुड़े कुछ छोटी छोटी सुर्खियां हैं जो साल भर चर्चा में रही, उनकी भी बात कर लेते हैं, जो कि आपके परीक्षा के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो पहली सुर्खी देखेंगे डिजिटल नोमैड वीजा। तो देखेंगे डिजिटल नोमैड वीजा है क्या। तो दोस्तों इंडोनेशिया जो कि एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, इंडोनेशिया ने ज्यादा संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जो डिजिटल नोमैड वीजा है यानी कि डीएनवी की घोषणा की है। तो डिजिटल नोमैड वीजा की घोषणा किसने की है? इंडोनेशिया ने। ये बात आप लोग याद रखना। और दोस्तों जो डिजिटल नोमैड वीजा है उसका उद्देश्य जो है वह कोविड के आर्थिक प्रभावों से निपटना है। तो डिजिटल नोमैड वीजा इंडोनेशिया ने जारी किया है क्योंकि वो विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना चाहता है, क्योंकि कोविड काल में पर्यटन की जो गतिविधियां हैं वो बहुत ज्यादा बाधित या बंद ही हो गई थी। तो उसी से उबरने के लिए, कोविड 19 के आर्थिक प्रभावों से निपटने के लिए ही इंडोनेशिया द्वारा डिजिटल नोमैड वीजा को जारी किया गया है। ये चीज आप लोग याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डिजिटल नोमैड वीजा रिमोट वर्कर्स को बिना कर भुगतान किए रहने की अनुमति देगा। जो वर्कर्स हैं वो बिना कर भुगतान किए वहां पर रह सकते हैं। और दोस्तों डिजिटल नोमैड्स क्या होता है इसको देख लेते हैं। दोस्तों ये लोग अलग अलग स्थानों की यात्रा करते हुए अपने मूल स्थान से दूर रहकर कार्य करते हैं और ये अपनी अर्जित आय को उस देश में खर्च करते हैं जहां की वे यात्रा कर रहे होते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति डिजिटल नोमैड वो हो सकता है, अगर आप थाईलैंड में रह रहे हैं या फिर इंडोनेशिया, वियतनाम कहीं भी रह रहे हैं, वहां पर अगर रह रहे हैं तो जो आय अर्जित कर रहे हैं आपको वहीं पर खर्च करना होगा। और दोस्तों ये जो डिजिटल नोमैड्स होते हैं ये लोग किसी एक स्थान पर निर्भर नहीं रहते हैं और प्रौद्योगिकी सक्षम जीवन शैली को अपनाते हैं। साथ ही दोस्तों इस जीवन शैली के तहत इंटरनेट से जुड़ी इस दुनिया में कहीं भी यात्रा करते हुए कार्य किया जा सकता है। तो डिजिटल नोमैड वीजा जो है इंडोनेशिया द्वारा शेयर किया गया था। और ये डिजिटल नोमैड्स क्या होते हैं ये मैंने अच्छे से बताया, इसको आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है। ठीक है, और दोस्तों आगे बात करें, आगे है पूर्वी जलमार्ग कनेक्टिविटी परिवहन ग्रिड। इसके बारे में देख लेते हैं ये क्या है। दोस्तों पत्तन
पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने जो है पूर्वी जलमार्ग कनेक्टिविटी परिवहन ग्रिड यानी कि EWCTG विकसित करने की योजना बना रहा है। जो हमारा भारत सरकार का पत्तन पूर्व परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय है वह पूर्वी जलमार्ग कनेक्टिविटी परिवहन ग्रिड योजना को विकसित करने पर काम कर रहा है। और दोस्तों इसके जरिए जो पूर्वी जलमार्ग कनेक्टिविटी परिवहन ग्रिड है उसके जरिए भारत दक्षिण एशिया पूर्वी दक्षिण एशिया के साथ क्षेत्रीय एकीकरण और व्यापार को बढ़ावा देने के लक्ष्यों को पूरा करना चाहता है। ठीक है, ये याद रहे। और दोस्तों जो पूर्वी जलमार्ग कनेक्टिविटी परिवहन ग्रिड है वह भारत की एक्ट ईस्ट नीति अभी जो मैंने बात की उसका हिस्सा है और इसे दोस्तों भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के वर्तमान नेटवर्क पर विकसित किया जा रहा है। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और दोस्तों आगे से म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड से भी जोड़ा जाएगा, ये चीज आप लोग याद रखना। ठीक है, जो दक्षिण पूर्व एशिया है वहां पर भारत क्षेत्रीय एकीकरण और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ही पूर्वी जलमार्ग कनेक्टिविटी परिवहन ग्रिड यानी कि वेस्टर्न वाटरवेज कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट ग्रिड का निर्माण कर रहा है। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थंबनेल में आपने देखा होगा अंडमान आचे लिंक हमने लिख रखा है। तो थंबनेल में अंडमान आचे लिंक जो था वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो देखेंगे अंडमान आचे लिंक है क्या। तो दोस्तों भारत और इंडोनेशिया जो है वो संयुक्त टास्क फोर्स ने, भारत और इंडोनेशिया की संयुक्त टास्क फोर्स ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा आचे प्रांत, ठीक है, आचे प्रांत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच कनेक्टिविटी स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों की समीक्षा करेगा। ठीक है, तो ये भारत और इंडोनेशिया ने आपको दिख रहा है कि एक टास्क फोर्स बनाई है, कहां से कहां के बीच, जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया, ये मैप के अंदर हम देखेंगे एक बार, तो इंडोनेशिया, ये अंडमान और अंडमान के यहाँ नीचे अभी आपको साउदर्न पार्ट में ही हमारे इंडोनेशिया पड़ता है, तो इसको मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ आचे प्रांत और अंडमान निकोबार के बीच जो कनेक्टिविटी के लिए जो परियोजना स्थापित कर रहा है भारत और इंडोनेशिया, उसकी जो चुनौतियां आ रही हैं उससे निपटने के लिए एक टास्क फोर्स का निर्माण किया गया है। और दोस्तों इस लिंक की जो परियोजना है 2018 में हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग के साझा विजन के तहत इसका निर्माण किया गया है। और दोस्तों अंडमान आचे लिंक के अंतर्गत इंडोनेशिया के प्रांत जो आचे प्रांत है उसके सबांग शहर को अंडमान निकोबार द्वीप के साथ समुद्री मार्ग से जोड़ा जाएगा, ये चीज याद रखना। तो स्पष्ट तौर पे आप लोग अंडमान आचे जो लिंक है उसको सिर्फ इतना कहना कि अंडमान जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, उसका हिस्सा अंडमान और निकोबार के बीच, अंडमान निकोबार और आचे प्रांत जो है इंडोनेशिया का, उसके बीच समुद्री कनेक्टिविटी के लिए एक लिंक की योजना है दोनों देशों की। बस सिर्फ इतना आप लोग याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब जो हम जिन सुर्खियों पर बात करेंगे वो इन स्थानों से जुड़ी हुई हैं। जो आप ये स्थान मैप के अंदर देख रहे हैं, ये मैप दोस्तों बेसिकली है दक्षिण पूर्वी एशिया का। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया का ये मैप है, जहां पर आपको, अगर आपने पहले कभी मैप देखा होगा तो कुछ देशों से आप परिचित होंगे। यहां पर जैसे आप यहां से यहां तक पूरा इंडोनेशिया आप देख रहे हैं और इंडोनेशिया के ही हिस्से यहां पर सुलावेसी जो द्वीप है वह है, और ये भी हिस्सा काफी करके बोर्नियो द्वीप है, ये बोर्नियो इंडोनेशिया का ही द्वीप है। तो इंडोनेशिया छोटे छोटे द्वीपों का देश है। ठीक है, और नीचे हो जाता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। और यहां पर देखेंगे कंबोडिया, तो कंबोडिया में भी कुछ राष्ट्रपति को लेकर के कुछ न्यूज है, उसकी बात करेंगे। और साथ ही यहाँ पर फिलीपींस में नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, उसकी भी बात करेंगे। तो फिलीपींस भी यहाँ आप देख लेना, फिलीपींस की लोकेशन ये है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर ये वाला पार्ट आपको मलेशिया दिखेगा और यहाँ पर सिंगापुर। तो सिंगापुर ये जो है पूरा सिंगापुर, ये जो भूभाग है सिंगापुर है। और ये है दोस्तों ये जावा, जो इंडोनेशिया का जावा है, यहाँ पर जावा स्थित होगा। तो इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच में एक पतला सा समुद्री रास्ता है जिसको बोलते हैं दोस्तों स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो कि खुलता है भारत के अंडमान
निकोबार द्वीप समूह के बिल्कुल पास, यानी कि जो ये हिस्सा आपको दिख रहा है, ये हिस्सा है बंगाल की खाड़ी और इसी में यहाँ पर स्थित है, जहां स्टेट ऑफ मलक्का लिखा हुआ है, यहीं पर हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार यहाँ पर खुलता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप चीन देख रहे हैं, तो चीन करता क्या है, ये पूरा ये जो जलीय भूभाग दिख रहा है आपको, जलीय भाग दिख रहा है, यहाँ पर दक्षिण चीन सागर है, ठीक है, इसको दक्षिण चीन सागर बोलता है और इस पूरे भूभाग पर चीन अपना वर्चस्व जमाता रहता है। ये छोटे छोटे द्वीपीय राष्ट्र हैं, तो इनकी इकोनॉमी और सैन्य क्षमता उतनी अच्छी नहीं है कि चीन से ये लोग लड़ सके, तो इसलिए ये धीरे जो है धमकाता रहता है। तो चीन अपने जो व्यापारिक जहाज है वो यहाँ से लेकर के, या तो यहाँ पर एक जल संधि है सुंडा, यहाँ से निकल जाए दक्षिण हिंद महासागर में आ जाए, या तो फिर यहां से इस पतले रास्ते यानी कि स्टेट ऑफ मलक्का से चला जाए, ठीक है। तो इतनी जो मैप है आपको आई होप समझ में आया होगा। अब फिलीपींस, कंबोडिया और स्टेट ऑफ मलक्का को लेकर के क्या न्यूज है उसको देख लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे फिलीपींस की, और फिलीपींस जो मैप में मैंने दिखाया उसकी राजधानी है मनीला, ठीक है दोस्तों। तो संदर्भ क्या है, बात करेंगे भारत और फिलीपींस ने फिनटेक, शिक्षा और रक्षा क्षेत्र में संबंधों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। साथ ही दोस्तों अन्य जानकारी यहां पर शेयर की गई है कि रोड्रिगो दुर्तेते, जो कि फिलीपींस के राष्ट्रपति हुआ करते थे, रोड्रिगो दुर्तेते, उनके बाद बोंग बोंग मार्कोस जूनियर, जो कि एक अकेली फोटो जो थंबनेल में आप देख रहे होंगे वो बोंग बोंग मार्कोस जूनियर की है, फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो पहले रोड्रिगो दुर्तेते फिलीपींस के राष्ट्रपति हुआ करते थे, अब बोंग बोंग मार्कोस जूनियर फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना। आगे देखेंगे, फिलीपींस एक द्वीप समूह वाला राष्ट्र है, ये मैंने आपको दिखाया, और इसमें दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी पांचवी सबसे बड़ी तटरेखा है फिलीपींस की, और इसके साथ दोस्तों 7,000 से अधिक द्वीप हैं। फिलीपींस किसी भी देश के साथ कोई भी भूमि सीमा साझा नहीं करता है। और दोस्तों यह जो फिलीपींस है वह इंडोनेशिया, चीन, जापान, पलाऊ, मलेशिया, वियतनाम और ताइवान के साथ कौन सी सीमा साझा करता है, समुद्र में सीमा साझा करता है, लैंड रूट साझा नहीं करता फिलीपींस किसी के साथ, ये चीज आप लोग याद रखना, ये सिर्फ समुद्री सीमा साझा करता है, ठीक है। ये जो जानकारी है आप लोग याद रखना, क्योंकि यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कई बार कि जैसे नाम दे दिया ये बोंग बोंग मार्कोस जूनियर, पूछ लेगा कि किस देश के राष्ट्रपति बनाए गए हैं, तो फिलीपींस जब ऑप्शन में होगा तो आप लोग याद रखना कि बोंग बोंग मार्कोस जूनियर जो हैं वो फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। इससे पहले रोड्रिगो दुर्तेते फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सुर्खियों पर बात करें तो अगली सुर्खी है मलक्का जल संधि, जिसको मैंने बताया जो चीन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों भारत और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती अभ्यास का आयोजन अंडमान सागर तथा मलक्का जलडमरू मध्य में आयोजित किया गया। तो मलक्का जलडमरू मध्य बोलिए, जल संधि बोलिए, या आप स्टेट्स बोल लीजिए, इंग्लिश में जलडमरू मध्य जल संधि को स्टेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर भारत की नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना ने समन्वित गश्ती अभ्यास का आयोजन अंडमान सागर और मलक्का जल संधि में आयोजित किया। और दोस्तों मलक्का जल संधि अंडमान सागर यानी कि जो हिंद महासागर का हिस्सा है और दक्षिणी चीन सागर जो कि प्रशांत महासागर का हिस्सा है उसको जोड़ने वाला एक सकरा जलमार्ग है। मैंने आपको लोकेशन में दिखाया था कि अंडमान जल संधि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल संधि अगर मैं बोल रहा हूं बार बार तो आप जल डमरू मध्य ही समझना, मैं उसी की बात कर रहा हूं, ठीक है। और दोस्तों मलक्का जल संधि वैश्विक व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, क्योंकि यह दोस्तों हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच सबसे कम दूरी का समुद्र मार्ग प्रदान करता है, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखना। और दोस्तों जो समुद्र द्वारा परिवहन है उसके किए जाने के लिए जो कुल तेल का लगभग 1/4 भाग जो है वो इसी जल डमरू मध्य से गुजरता है, यानी कि मलक्का जल संधि जो है पूरी दुनिया में जो तेल का व्यापार होता है उसका 1/4 व्यापार मलक्का जल संधि से ही होकर गुजरता है, ठीक है। तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखना। अगली जो सुर्खी है वो कंबोडिया से है, देख लेंगे, छोटी सी जानकारी है कंबोडिया में।
दोस्तों जो कंबोडिया है उसकी राजधानी है नॉम पेन, ये आप लोग याद रखना। दक्षिण पूर्वी एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है कंबोडिया। और दोस्तों चीन थाईलैंड की खाड़ी पर कंबोडिया के रीम नेवल बेस में अपनी दूसरी विदेशी चौकी, यानी कि पहली वो जिबूती में स्थापित कर चुका है चीन। अपना सैन्य अड्डा पहला जिबूती में बना चुका है, जो कि अफ्रीका के जो पूर्वी हिस्सा है उसके ऊपर, यानी कि जो अदन की खाड़ी है वहां पर एक देश है जिबूती। अदन की खाड़ी के पास अफ्रीका का कुछ हिस्सा आता है जिसको हॉर्न अफ्रीका बोलते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसमें जिबूती, इथियोपिया और इस तरह के कुछ देश पड़ते हैं, इरिट्रिया वगैरह। ठीक है, तो वहां पर चीन का पहला नेवल बेस स्थापित हो चुका है। आप लोग याद रखना कि वो अपना सैन्य अड्डा बना रहा है पूरी दुनिया में, चीन अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए। तो पहला सैन्य अड्डा किसी दूसरे देश में जो चीन का बना है वह जिबूती में बना है। ठीक है, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक पार्ट है। ठीक है, और अदन खाड़ी में जिबूती खुलता है। और जिबूती अगर आपको ऐसे ना याद आए तो आप याद रखना कि जितने भी समुद्री लुटेरे होते हैं उनकी सारी जानकारियां जो है वो जिबूती से ही जुड़ी हुई होती हैं। अब दोस्तों कंबोडिया जो है वो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, मैं आपको बताते चल रहा हूं। साथ ही थाईलैंड, लाओस और वियतनाम से घिरा हुआ है कंबोडिया। और दोस्तों थाईलैंड की खाड़ी में इसे समुद्री पहुंच प्रदान करती है कंबोडिया को। तो थाईलैंड की खाड़ी में इसे समुद्री तट मिल जाता है कंबोडिया को। ठीक है, और दोस्तों कंबोडिया एक महत्वपूर्ण बात के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना कि प्राचीन जो अंकोर वाट का मंदिर है वो उत्तरी कंबोडिया में स्थित है और इसे बनवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। और यह दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। एक सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि ये एक हिंदू मंदिर है। ठीक है, कंबोडिया का हिंदू मंदिर है ये अंकोर वाट का। और किस भगवान का मंदिर है? शायद विष्णु या सूर्य, विष्णु या सूर्य जो भी है ये मंदिर है, मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लेना और इसको ये चीज आप याद रखना इंडिया के कंटेक्स्ट में, क्योंकि हिंदू मंदिर है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसको बनवाया था। तो दोस्तों संपूर्ण जो जानकारी थी, ये सेशन आपको कैसा लगा इसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहना। और इसी तरह के कुछ सेशन और लेके आऊंगा। ये वीडियो दोस्तों 7 दिन लेट हुआ है, कुछ तकनीकी खामी की वजह से वीडियोस नहीं आ रहे थे। अब आज के बाद कंटिन्यू वीडियोस आएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसे लग रहे हैं आप लोग बताते रहना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, लाइक करते रहना, वीडियोस को शेयर भी कर देना आप अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो आइए इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे किसी अन्य सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।